केरल में कोची के कालामिसेरी में हुए धमाकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि एक 48 शख्स के आदमी ने सरेंडर किया है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है। इससे पहले कोची शहर आज सुबह एक के बाद एक 3 बम धमाकों से दहल गया और एक कन्वेंशन सेंटर में ये धमाके हुए, जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा के दौरान हुए इन धमाकों में एक महिला की मौत हुई है। 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में से 18 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 लोग आईसीयू में हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि टिफिन बॉक्स बम से धमाका किया गया और साथ ही आईईडी का इस्तेमाल किया गया। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है और इस पर जांच शुरू कर दी गई है। As far as we can comment, there was an explosion in this function in which around 45 people were injured. One person has died. The condition of another 5 persons are serious. The person who died is suspected to be a lady. She died because of burn injuries. The other people are also having basically burn injuries. A particular one person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying it. One person is dead. We are yet to identify the person actually. And medical college, the government medical college Kalamasheri, Sunrise Hospital, Rajagiri Hospital, Aster Medcity is catering to the different patients or different victims with different levels of burns. And there are 3 people who are still critical. They're in the medical college right now in ventilator. Other than that, there are 7 other people in the burns unit of our medical college, but they're stable. And likewise, in the other private hospitals also, we have people with different levels of burns. NIA was there in the morning, ATS was there, so they've all collected evidence or whatever as part of their normal investigation. I was told that there were 2 blasts and there was a fire consecutive blast. First there was a major blast, second one was minor, and one lady died completely burned, 100% burned. 6 persons are in IC unit. Pardon? 2000, around 2000. तो केरल में जो हुआ है वो बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है और इधर श्रीनगर में भी अब एक घटना ऐसी हुई है जिससे एक चिंता बढ़ गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की। आतंकियों ने यहां पर ईदगाह के इलाके में श्रीनगर में फायरिंग की है। पुलिस अधिकारी पर फायरिंग की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। घायल पुलिस वाले को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर के ईदगाह इलाके की है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग की है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है। यहाँ पर उसके बाद से सुरक्षा बंदोबस्त और भी ज़्यादा चौकस हो गई है। हालांकि श्रीनगर में वैसे ही सुरक्षा बंदोबस्त मुस्तैद है। सीआरपीएफ की भी तैनाती है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी। हमारे साथ नज़ीर मसूदी जुड़ गए हैं इस वक्त। इस घटना के बाद जो क्या जानकारी सामने आई है नज़ीर, ये जो हमला इस वक्त हुआ है, पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ से क्या खबर है? देखिए, पुलिस ऑफिसर को मसरूर जो वानी है उसको गोली मार दी गई आज ईदगाह के इलाके में। वो काफी जख्मी हुआ, उसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। दरअसल वहां कई जो युवा क्रिकेट खेल रहे थे वहां ईदगाह के इलाके में, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये पुलिस इंस्पेक्टर भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी पुलिस से नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि इस अटैक में पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है और वहां उसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेरा डाला। वहां तलाशियां जारी है। जो आतंकी है, अटैकर है, उनको ट्रैक डाउन करने का काम जारी है। लेकिन ये काफी देर बाद श्रीनगर में इस तरह का टारगेटेड अटैक हुआ, और ये उस वक्त हुआ जब यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह पिछले 1-2 हफ्तों से ये कह रहे हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा तकरीबन हो चुका है, और जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यही बात कह रहे हैं। शायद ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम
यहीं पे हैं, आतंकी यहीं पे हैं, तो इसलिए ये हमला अंजाम दिया गया। और इसमें जो लोकल जो पुलिस का इंस्पेक्टर है मसरूर अहमद वानी, उसको सर में गोली लगी है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो नज़ीर, आप कह रहे हैं कि एक ऐसे जगह पर हमला हुआ जो लीस्ट सस्पेक्ट हो सकती है, क्रिकेट खेल रहे हैं युवा और ये पुलिस वाला भी वहां पे है, तो एक ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग जमा थे। जी बिल्कुल, वो एक खुला मैदान है और इसमें जाहिर सी बात है कि जब अटैकर ने अटैक किया होगा उसको काफी वक्त लगा होगा वहां से भागने में भी, और कई लोगों ने जाहिर सी बात है उसको देखा भी होगा। और क्या पुलिस वाला क्रिकेट खेल रहा था जो पुलिस ऑफिसर, या कहीं और पुलिस वाले वहां साथ थे, यानी या वो खुद लोकल था, इसकी जो बाकी जो डिटेल्स आएंगी। लेकिन जिस तरह से अटैक किया, टारगेटेड अटैक पुलिस ऑफिसर को, जाहिर सी बात है अगर वहां इतने सारे लोग थे क्रिकेट खेल रहे, तो जाहिर सी बात उसका चुन के निशाना बनाया गया है। तो एक टारगेटेड अटैक है जिसको ये मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ ये कि ये दिखाना चाहता है कि आतंकी अभी भी श्रीनगर शहर में है, बल्कि ये भी है कि जिस तरह जो अमन बहाल होने की जो दावे सरकार की तरफ से, उसको भी एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है। और यह हमला उस वक्त हुआ जब हमने हाल ही दिनों में यहाँ देखा कि इस तरह की घुसपैठ हुई। मच्छिल सेक्टर में 2 दिन पहले 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जिनसे 5 राइफलें भी बरामद की गई। जो एक बड़ी कोशिश थी कि यहाँ से घुसपैठ की जाए ताकि यहाँ हमले कराए जाएं। वहाँ अरनिया सेक्टर में 2 दिन पहले एक बड़ी सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिसमें मोटर गोले भी दागे गए। तो कुल मिला के जो सरहद हो या हिंटरलैंड हो, तो एक तरह की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश, जाहिर सी बात है, ये हमला दिखाता है। जी, एक टारगेटेड हमला है, सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश है। आपने माचल सेक्टर की भी बात की, कुछ दिनों पहले जहाँ पर आतंकियों को मारा गया। और नज़ीर, ये आपने कहा कि जैसे कि वहाँ पे डीजी पुलिस जो हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने बार बार ये कहा है कि आतंकवाद अब का बिल्कुल ख़ात्मा एक तरह से हो चुका है, हालात काफ़ी नॉर्मल हैं। यही बात LG भी कहते हैं। तो श्रीनगर शहर जो है, वहाँ पर सुरक्षा तो वैसे काफ़ी मुस्तैद है, CRPF, पुलिस, सेना। आम तौर पे क्या सूरत हाल वहाँ पे बिल्कुल अभी सही नज़र आती है, जिसलिए कि हम देख रहे हैं कि कोशिश की गई है कि ये संदेश दिया जाए कि सब कुछ सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है। पर अमूमन श्रीनगर शहर जो है उसके हालात या आसपास के भी किस तरह के हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरत हाल पे जो सिचुएशन में काफी बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, जिसमें यहाँ के लोगों का भी सुरक्षा फोर्सेस के साथ साथ योगदान है। और जाहिर सी बात है, जब आप देख रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर को टारगेट बनाया गया, किस तरह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो मिलिटेंसी के खिलाफ फोरफ्रंट से है, उनके ऑफिसर मारे जाए हैं। पिछले महीने हमने देखा एक बड़ा इनकाउंटर हुआ जिसमें एक DSP मारा गया, हिमायू मारा गया, आर्मी का एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया, एक सोल्जर मारा गया। तो हमले कभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल कंट्रोल है, जो वायलेंस हो, स्ट्रीट वायलेंस हो या मिलिटेंसी, उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया गया। दिलबाग सिंह डायरेक्टर जनरल पुलिस का कहना है कि सिर्फ 10 ही मिलिटेंट जो यहाँ के, वो इस साल मिलिटेंसी ज्वाइन किए। उन 10 में से भी 6 को अभी तक मार गिरा गए और 4 को अभी कहीं कहीं छुपे हैं, वो भी साउथ कश्मीर में। लेकिन जिस तरह से ये हमला किया गया, उससे लगा कि न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि श्रीनगर में भी मिलिटेंट सक्रिय हैं। जी, शुक्रिया आपका नज़ीर। एक श्रीनगर शहर में ईदगाह में एक ऐसी खुले मैदान में जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पर एक पुलिस वाले पे हमला हुआ है और एक संदेश देने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से कि यहाँ पे सब कुछ सामान्य अभी नहीं है। इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार के मामले में जुलिप्त होने का आरोप लगा रही है उन पर बीजेपी। उस मामले में आगे क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने की आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने माना है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को संसदीय पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दिया था। एक निजी टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा है कि लॉगिन से सवाल अपलोड नहीं होते, लोड करने से पहले OTP सांसद के फोन पर आता है। एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को
कमेटी के सामने पेश होने का वक्त दिया है। 31 अक्टूबर को उन्हें पेश होना था, लेकिन उन्होंने 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था। पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एनआईसी का दस्तावेज स्पष्ट है, आप अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि महुआ मोइत्रा ने संसदीय सुरक्षा को तोड़ा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई अलग अलग ट्वीट करके महुआ मोइत्रा पर फिर से निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि मेरा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा व भ्रष्टाचार है, जिसको संसदीय समिति देख रही है, लेकिन साक्षात्कार के अनुसार महुआ जी ने हीरानंदानी से कोई फेवर नहीं लिया। ये उनके होटल का बिल है जो हीरानंदानी ने दिया। 2018 में जब वो बंगाल विधानसभा की सदस्य थी। 2019 के बाद का लेखा जोखा तो कमेटी लेगी। महुआ जी के काफ़ी साक्षात्कार को देखा और पढ़ा। सांसद जिस आईटी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं उसी को पढ़ लेती। आईटी एक्ट 2000 के नियम 43 के अनुसार कंप्यूटर डेटा सिस्टम में ग्लोरिफाइड सेक्रेटरी या उनके कर्मचारियों को सिस्टम या पासवर्ड की जानकारी आप सिस्टम के मालिक के परमिशन से दे सकते हैं। यहाँ सिस्टम के मालिक लोकसभा स्पीकर हैं या एनआईसी है। आपने किसी से पूछा? यदि नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के अलावा भ्रष्टाचार में भी 3 साल जेल है। जानकारी के लिए ये संपत्ति संसद की है। यदि हम सांसद नहीं हैं तो ये डिपॉजिट करना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते फिर से सांस लेना जानलेवा है। आज दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज किया गया है और हवा का स्तर बहुत ख़राब श्रेणी में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 404 है, नेहरू नगर में AQI 393, न्यू मोती बाग में 375, मुंडका में 365। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, एनसीआर के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी हवा जहरीली है। इस पर जानकारी दे रहे हैं ताबिश हुसैन। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और आज दिल्ली का औसत AQI अगर आप देखें तो वो 321 दर्ज किया गया और हवा बहुत ही खराब श्रेणी में यहाँ पर रही है। दिल्ली की कुछ जगहों पर तो AQI जो है वो 400 के भी पार चला गया। जहांगीरपुरी इसमें से एक जगह है जहाँ पर AQI 404 तक पहुँचा, जबकि नेहरू नगर में AQI 393 रहा। न्यू मोती बाग में 375 AQI दर्ज किया गया और 22 अक्टूबर के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरी बार है जब दिल्ली में औसत AQI का जो स्तर है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो सिर्फ दिल्ली में ख़राब हो रही है। दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं वहाँ पर भी हवा जहरीली होती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली का औसत AQI जैसे कि हमने आपको बताया 321 रहा। वहीं नोएडा में औसत AQI जो है वो 280 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 230 तक जो है वो पहुँच गया और गाज़ियाबाद का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ पर 282 औसत AQI देखा गया और फरीदाबाद में भी 320 तक AQI का जो स्तर है वो दर्ज किया गया। अब दिल्ली में AQI के आधार पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू किया जाता है, आप जानते हैं, ताकि प्रदूषण पर काबू जो है यहाँ पर किया जाए। प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ग्रैप के 4 स्टेजेस हैं जिनको तय किया गया है, जिसके हिसाब से यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। फिलहाल अगर देखें तो ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां दिल्ली में लागू हैं, जिस तरह की हवा की गुणवत्ता यहां पर पहुंच चुकी है। और अगर इसी तरह से ये प्रदूषण जो है वो बढ़ता रहा तो ग्रैप 3 की पाबंदियां भी यहां पर जल्द लागू हो सकती हैं। तो पहले आप समझिए कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये क्या कहता है, इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो किस तरह से लागू की जाती हैं। तो जो पहला चरण है ग्रैप का वो AQI 201 से 300 अगर पहुंचता है तब इसको लागू किया जाता है, जिसको ख़राब की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा चरण 301 से 400 अगर AQI पहुंचता है, जिसको बहुत ख़राब की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें अब धीरे धीरे दिल्ली की जो हवा है वो पहुंचती हुई नज़र आ रही है, तो लागू किया जाता है। तीसरा चरण जो है वो 401 से 450 गंभीर होने पर जो है हवा की जो गुणवत्ता है वो लागू किया जाता है। और चौथा चरण तब होता है जब AQI का लेवल जो है वो 450 से अधिक हो जाता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया
कि पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां पहले से ही दिल्ली में लागू हैं और अब जिस तरह से गुणवत्ता जो है हवा की वो ख़राब होती चली जा रही है, तो तीसरा चरण जो है वो ग्रैब का वो भी लागू हो सकता है। अब तीसरे चरण में क्या पाबंदियां लगती हैं ये भी आप जान लीजिए। तीसरे चरण में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का जो काम है उसको रोक दिया जाता है। ईंट भट्टे का जो काम होता है उसको बंद किया जाता है, जिससे प्रदूषण जो है वो कम फैले। और जो सबसे बड़ा बदलाव आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डीजल पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर प्रतिबंध इस चरण में ग्रैब के लगाया जाता है, यानी सिर्फ सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियाँ या फिर पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ जो है उसकी इजाज़त यहाँ पर हो सकती है। मौसम की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में दिवाली नज़दीक है और तापमान जो है उसमें और गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी, जिससे संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली और एनसीआर में आने वाले वक्त में जो हवा है उसकी गुणवत्ता और ख़राब भी हो सकती है। एक ब्रेक के बाद देखेंगे इजराइल और गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है। नेतन्याहू ने कहा है दूसरे चरण में पहुंच गया है युद्ध और अभी लंबा चलेगा। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और आज इजराइल हमास जंग का 23वां दिन है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमास के खिलाफ जंग दूसरी स्टेज में पहुंच गई है। ये एक लंबा युद्ध होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नेतन्याहू ने इसे इजराइल की स्वतंत्रता का दूसरा युद्ध करार दिया है। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों पर हमले हुए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हमास के ठिकानों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें तबाह कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब तक 8000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 3300 नाबालिग हैं और 2000 से ज़्यादा महिलाएं। गाजा में इजराइल के हमलों से ज़बरदस्त तबाही हुई है। वहाँ से आ रही तस्वीरों में मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है और गाजा के करीब 14 लाख लोगों के बेघर होने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। गाजा पर इजराइल 3 तरफ से हमला कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। इजराइल गाजा पर हवा, जमीन और समुद्र तीनों तरफ से हमले कर रहा है। उसकी जो रणनीति अब तक देखने में मिली है वो ये कि पहले उसने अधिकतर हवाई हमले का सहारा लिया। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकवादी हमले के बाद हर दिन इजराइल ने गाजा पर जमकर बमबारी की। इसमें हमास के सुरंगों और भूमिगत ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। हवाई हमलों के साथ साथ इजराइल ने गाजा के अंदर रेड्स भी डाले। इन रेड्स के बाद इजराइल के सैनिक जो हैं वो अमूमन अपने इलाके में लौट आते थे। 5 दिन पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के गाजा में जाने और फिर लौट कर आने का वीडियो जारी किया था। लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरीके से जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनका जो युद्ध है वो दूसरे चरण में पहुंच गया है और उनके सैनिक गाजा के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें दर्जनों की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां गाजा में नजर आ रहे हैं। एक वीडियो बयान में इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हिरजी हवेली ने कहा है कि इस युद्ध का मकसद हासिल करने के लिए जमीनी ऑपरेशन जो है वो जरूरी है। इजरायली सेना के सबसे अच्छे सैनिक जो हैं वो गाजा में अभियान चला रहे हैं। ये जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी के भीतर जो जमीनी कार्रवाई है वो लंबी होगी और चुनौतीपूर्ण होगी। इससे पहले इजराइल की नौसेना ने भूमध्य सागर से भी हमास के ठिकानों पर हमले किए। 10 अक्टूबर को अगर तारीख की बात करें तो 10 अक्टूबर को गाजा पट्टी के बीच के इलाके और खान यूनुस जैसे शहर पर हमला किया गया, क्योंकि इन जगहों से इजराइल पर बड़ी तादाद में रॉकेट दागे गए थे। इजराइल की नौसेना ने पिछले हफ्ते हमास के उन 2 गोताखोरों को मार गिराया जो समुद्री रास्ते से इजराइल के इलाके में घुसकर हमला करना चाह रहे थे, लेकिन समय रहते उनको देख लिया गया और मार गिराया गया। तो हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध और तेज हो रहा है और जारी है। और इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।